काले रंग के इस युवा लड़की को मूल्यांकन में भाग लेते देख कई लोग आश्चर्य से बोल उठे। इसमें सूर्य सागर भी शामिल थे, जो वहीं थे। काले कपड़े पहने ये लड़की लगभग 16-17 साल की थी। वो लंबी और पतली थी और उसका उत्तम और सुंदर शरीर एक तंग काले रंग की पोशाक में लिपटा हुआ था। वो बहुत आकर्षक लग रही थी। उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था, लेकिन उसका छोटा चेहरा हमेशा ठंडा रहता था। रुद्रसेन ने पूछा, भाई सूर्या, ये व्यक्ति कौन है? ये हमारे हेवनली विंड इंस्टीट्यूट के आंतरिक आंगन की तीसरी रैंक की प्रतिभा पूर्वी है। सूर्य सागर ने जवाब दिया। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। हेवनली विंड इंस्टीट्यूट के आंतरिक आंगन में तीसरे स्थान पर रहने में सक्षम होने के नाते कोई भी देख सकता था कि काले रंग की यह युवा लड़की कितने असाधारण थी। गरज! पृथ्वी दानव कठपुतली ने गर्जना की और पूर्विका पर झपट पड़ा। श्वाह! पूर्विका ने अपनी तलवार खोल दी। लगातार 3 तलवार के प्रहार हुए। गोधुली बर्फ, गिरते हुए बारिश के फूल, तलवार वर्षा रेशम। पश पश पश। बाद में 3 तलवारें मारती हैं। वो शक्तिशाली पृथ्वी दानव कठपुतली वास्तव में पूर्विका के 3 तलवार के हमलों से 3 भागों में विभाजित हो गई थी। क्या ये थोड़ा बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं है? कई लोगों ने आश्चर्य से कहा। पूर्विका का आक्रमण योगीवीर से भी अधिक सहज था। केवल हेवनली विंड इंस्टीट्यूट के छात्र आश्चर्यचकित नहीं दिखे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और राक्षसी प्रतिभा। मुख्य परीक्षक को सुखद आश्चर्य हुआ। इसके बाद मूल्यांकन जारी रहा। एक एक करके छात्रों ने मूल्यांकन किया। कुछ असफल रहे, कुछ पास हुए। जबकि लगभग 1 दर्जन लोग बचे थे, तो रुद्रसेन भी युद्ध मैदान में उतर आए। तुम्हारा हथियार कहाँ है? हेड एग्जामिनर ने पूछा। लोहे की ये मुट्ठियां ही मेरी जोड़ी मेरा हथियार है, रुद्रसेन ने उत्तर दिया। लोहे की मुट्ठियां की एक जोड़ी तुम्हारा हथियार है? क्या ये लड़का थोड़ा ज्यादा अहंकारी नहीं है? ये बच्चा वास्तव में घमंडी है। ये पृथ्वी दानव कठपुतलियां अजेय हैं, लेकिन वो अपनी मुट्ठियों से इनकी रक्षा को तोड़ना चाहता है। बाद में देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। उस समय वो अपने अहंकार की कीमत चुकाएगा। कई लोगों ने अर्नब पवार पर तंज कसते हुए सिर हिलाया। एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट का मूल्यांकन बच्चों का खेल नहीं है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अपने हथियार का उपयोग नहीं करना चाहते हैं? हेड एग्जामिनर ने पूछा। हाँ, कृपया कठपुतली को छोड़ दें। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा। कठपुतली को छोड़ दो, हेड एग्जामिनर भौंका। दहाड़! उसके बाद एक पृथ्वी दानव कठपुतली जारी की गई। यह हरे चेहरे और नुकीले नुकीले दांतों वाली यक्ष कठपुतली थी। यक्ष कठपुतली ने सीधे रुद्रसेन पर झपट पड़ा। अच्छा समय! रुद्रसेन ने उपहास किया, बाहर कूद गया। पैंग पैंग पैंग, लगातार 3 घुसे उड़ गए। ये बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है? रुद्रसेन को देखकर हर कोई अवाक रह गया, जिसमें हेड एग्जामिनर और कई अन्य परीक्षक भी शामिल थे। भले ही रुद्रसेन ने किसी हथियार का उपयोग नहीं किया था, फिर भी उन्होंने सोचा था कि रुद्रसेन पृथ्वी दानव कठपुतली से लड़ने के लिए किसी प्रकार की शक्तिशाली मुट्ठी तकनीक का उपयोग करेंगे। लेकिन सच्चाई यह थी कि रुद्रसेन ने किसी भी मुट्ठी तकनीक का उपयोग नहीं किया। सिर्फ 3 साधारण घुसे, ना ही उसने किसी पृथ्वी दानव कठपुतली का उपयोग किया। इसके बजाय उन्होंने आमने सामने लड़ाई लड़ी। इससे सभी को यह एहसास हुआ कि क्या ये बच्चा पागल हो गया है। उस समय हर कोई देख सकता था कि रुद्रसेन और कठपुतली एक दूसरे से टकराने वाले थे। कच्चा 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 कर्कश शोर की एक श्रृंखला के बाद पृथ्वी दानव कठपुतली को वास्तव में रुद्रसेन द्वारा उड़ा गया था। हवा के बीच में ये टुकड़ों में बिखर गया, मलबे के ढेर में बदल गया। यह यह क्या वह अभी भी इंसान है? क्या मैंने अभी क्या देखा? बड़े हॉल के अंदर चौंकने वाली निगाहें मंच पर युवक पर पड़ी। एक पृथ्वी दानव कठपुतली, एक अजय पृथ्वी दानव कठपुतली। फिर भी इसे 3 घूंसे से अलग कर दिया गया था। इसे हासिल करने के लिए किसी को कितनी ताकत की आवश्यकता थी? हर कोई बेहद शक्ति की स्थिति में था। मुख्य परीक्षक सबसे पहले ठीक हो गया। उसके दिल में उत्साह बुलबुला रहा था। मुख्य परीक्षक के तौर पर वह एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के लिए ऐसे प्रतिभाशाली छात्र की भर्ती कर सकता था। एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट उसे अच्छा इनाम देगा। तुम्हारा नाम क्या है? आप कहाँ के निवासी हैं? मुख्य परीक्षक ने अपने दिल में उत्साह को दबाते हुए पूछा। ये छात्र रुद्रसेन है, जो ग्रीन क्लाउड सिटी के सेन परिवार का सदस्य है, जो वर्तमान में वज्रदीक्षा अकादमी में खेती कर रहा है। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठी बांध ली और जवाब दिया। कई लोगों ने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। ग्रीन क्लाउड सिटी का सेन परिवार? वो किस तरह का परिवार था? उन्होंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। क्या ये किसी छोटे काउंटी का एक छोटा परिवार हो सकता है? यदि ऐसा होता, तो ये परिवार इतनी राक्षसी प्रतिभा पैदा करने के बाद प्रमुखता से उभरता। मुख्य परीक्षक भी मन ही मन बड़बड़ा रहा था, क्योंकि उसने भी इस ग्रीन क्लाउड सिटी के सेन परिवार के बारे में कभी नहीं सुना था।
आखिरकार सच्चे मार्शल कंट्री में भी सेन परिवार एक बड़ा परिवार नहीं था। ये बहुत सामान्य था। मुख्य परीक्षक मुस्कुराया। तो ये एक छात्र वज्र दीक्षा अकादमी का? अच्छा, ऊपर आ और पहले आराम करो, बाकी छात्रों को परीक्षा देने दो। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठी बांध ली और ऊपर उछल पड़े। बाकी छात्रों ने एक एक करके परीक्षा दी। हालांकि एक भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ। अंत में 300 छात्रों में से 12 ने परीक्षा उत्तीर्ण की। जो लोग पास हुए वे स्वाभाविक रूप से खुश थे, जबकि जो असफल हुए वे निराशा में अपना सिर नीचे झुका लेते थे। वे केवल ये आशा कर सकते थे कि वे 3 साल बाद परीक्षा पास कर लेंगे। ये आपका छात्र टोकन है। 3 महीने बाद अज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करें। मुख्य परीक्षक ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 12 छात्रों को छात्र टोकन सौंपा। सभी ने अपनी टोकन रख दिए। परीक्षा समाप्त होने के बाद रुद्रसेन कुछ मामलों को संभालने के लिए इंडिगो अकादमी लौट आए। उनका मुख्य उद्देश्य अपने पुराने दोस्तों से विदाई लेना था। रुद्रसेन ने इन 3 महीनों का उपयोग खुद को संयमित करने, अपनी ताकत बढ़ाने और अपने क्षितिजों को व्यापक बनाने की योजना बनाई थी। रुद्रसेन के अच्छे दोस्तों में से मनोहर ने सफलतापूर्वक परीक्षा पास कर ली थी, जबकि शौर्य वर्मा और बाकी लोग फेल हो गए थे और वे केवल अगले टेस्ट का इंतजार कर सकते थे। रुद्रसेन 3 दिन वज्रदीक्षा अकादमी में रहे और एल्डर तरुण झा से विदाई ली। हालांकि वे अपने शिक्षक शौर्य शंकर से मिलने में कामयाब नहीं हुए। शौर्य शंकर का ठिकाना अनियमित था और रुद्रसेन नहीं जानते थे कि वो कहाँ हैं। इसके बाद रुद्रसेन ने वज्रदीक्षा अकादमी छोड़ दी। नहीं नहीं। मरहाड़े के शहर में मरहाड़े के संघ में शनाया देवयानी की शर्मीली आवाज उसके कमरे से बाहर आई। इसी समय धुंध की परतों के साथ बस्तर पर एक अच्छा शो खेला जा रहा था। शनाया देवयानी के बचाव को भी रुद्रसेन ने तोड़ दिया था और वह पूरी तरह से नग्न थी। उसमें कोई ताकत नहीं बची थी और वो केवल रुद्रसेन को उसका फायदा उठाने की अनुमति दे सकती थी। हालांकि जब रुद्रसेन शनाया देवयानी की बॉटम लाइन को छूने वाले थे, तो वह विरोध करने लगी। तुम बुरे आदमी, तुम नहीं कर सकते, अंदर नहीं आ सकते। शनाया देवयानी का चेहरा इतना लाल था कि लगभग खून बह रहा था। रुद्रसेन और शनाया देवयानी के बीच 3 सूत्रीय सहमति हुई थी। अच्छा, रुद्रसेन इसके बारे में बहुत पहले ही भूल गए थे। वास्तव में शनाया देवयानी ने इस 3 सूत्रीय समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं किया। यदि ऐसा होता तो वो रुद्रसेन के साथ नहीं सोती। हालांकि शनाया देवयानी ने हमेशा ही एक सिद्धांत पर जोर दिया था और वह था रुद्रसेन को अपनी निचली रेखा को पार नहीं करने देना। इसलिए रुद्रसेन ने कई बार उनके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन शनाया देवयानी ने उन्हें धक्का दे दिया था। यह बहुत असहज है, रुद्रसेन ने शनाया देवयानी के कान के लोब को काटते हुए कहा। फिर फिर हमें क्या करना चाहिए? शनाया देवयानी ने लाल चेहरे से पूछा। क्यों नहीं आप उस बुरे आदमी को चूसने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं? रुद्रसेन के होंठ शनाया देवयानी के नरम लाल होठों से टकरा गए। शनाया देवयानी ने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रसेन के लिए ये एक नींद हराम रात थी। शनाया देवयानी के लिए ये एक ऐसी रात थी जहां उसने अपनी सारी गरिमा खो दी थी। कई चीजें जिनकी उन्होंने अतीत में कभी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी, वे रुद्रसेन के फुसलाने के तहत पूरी हो गई थी। संघारे शहर के उत्तर पश्चिम में 300 ली एक पर्वत श्रृंखला में एक विशाल गढ़ था। यह प्रसिद्ध हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप का मुख्यालय हेवनली वुल्फ गढ़ था। वीरभद्र दहिया के कमरे के बाहर सर नेता जो भाई स्काउट करने गए थे वो वापस आ गए हैं। स्वर्गीय वुल्फ भाड़े के समूह के विशेषज्ञों में से एक ने दरवाजा खटखटाया और कहा। कमरे के भीतर से वीरभद्र दहिया की आवाज सुनाई दी। अंदर आओ। हाँ, हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप विशेषज्ञ अंदर चला गया। वीरभद्र दहिया लगभग 40 वर्ष का था, एक लंबा और मोटा मोटा था। उसके चेहरे पर एक निशान था जो एक विशाल सेंटीपीड की तरह दिखता था, जो बेहद क्रूर लग रहा था। वीरभद्र दहिया ने एक अनाम के रूप में शुरुआत की थी और अब उसने अपनी दुष्टता पर भरोसा करते हुए भयानक स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के समूह की स्थापना की थी। स्वर्गीय भेड़िया भाड़े का समूह उजाड़ जंगल में एक बहुत प्रसिद्ध भाड़े का समूह था। आम लोग उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। यही कारण था कि फारूक दहिया ने काश्तकारों को अपहरण करने और उन्हें विशाल पंखित सर्प के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत की थी। परिणाम क्या है? वीरभद्र दहिया ने पूछा। हमें पता चल गया है। हमारे भाइयों की जांच के अनुसार हमने एक किसान को भी पकड़ा जो भाग्यशाली था कि बच गया। जब हमने उसे प्रताड़ित किया तो हमें उस व्यक्ति का पता चला जिसने यंग मास्टर फारूक को मार डाला। यह शख्स काफी हद तक संघारन अकेडमी के रुद्रसेन से मिलता जुलता दिखता है। यह सबसे अधिक संभावना है। वो ही है, हेवनली वुल्फ मर्सनरी ग्रुप के विशेषज्ञ ने कहा। रुद्रसेन, वो बच्चा जिसने हमारे स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के समूह के कई रक्षकों को मार डाला? वीरभद्र दहिया का चेहरा बेहद उदास हो गया। उस समय स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के समूह ने मदद नहीं की वज्र देश जानवरों के खिलाफ लड़ने के लिए,
इसके बजाय उन्होंने रुद्रसेन और अन्य लोगों सहित कई कमजोर काश्तकारों को घेर कर मार डाला। हालांकि वो रुद्रसेन से हार गए थे। स्वर्गीय वुल्फ भाड़े के समूह को रुद्रसेन और अन्य लोगों की पहचान पता चलने के बाद उन्होंने खुलेआम बदला लेने की हिम्मत नहीं की। हालांकि हेवनली वुल्फ मर्सेनरी ग्रुप शक्तिशाली था, लेकिन वे संघारान अकेडमी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। ये सही है सर, हेवनली वुल्फ मर्सेनरी ग्रुप के विशेषज्ञ ने कहा। वीरभद्र दहिया बुरी तरह हंस पड़ा। पुरानी शिकायतों का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अब मेरे पास नए हैं। तो इसी बच्चे ने फारूक की हत्या की है। मैं निश्चित रूप से उसे पकड़ूंगा और उसकी हड्डियों को पीसकर धूल में मिला दूंगा। उसके ठिकाने की जांच करने के लिए लोगों को भेजो। जब तक वो अकेला है, यही दिन होगा जब तक वो मर जाएगा। हाँ, मैं इसे तुरंत करूंगा। स्वर्गीय वुल्फ भाड़े के समूह के विशेषज्ञ चले गए। वीरभद्र दहिया के होंठ ठंडी मुस्कान में बदल गए। उसके चेहरे पर निशान एक लड़खड़ाते हुए सेंटीपीड की तरह लग रहा था। उस समय वीरभद्र दहिया बेहद भयावह और भयानक लग रहे थे। संभोग के एक दौर के बाद शनाया देवयानी रुद्रसेन की बाहों में आलस्य से लेट गई। हालांकि वे नीचे की लाइन को नहीं तोड़े, लेकिन कई चीजें जो करनी चाहिए थीं और नहीं की जानी चाहिए थीं, वे की गईं। यदि आप अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में शामिल होना चाहते हैं, तो वह जगह जाने के लिए एक अच्छी जगह है। यदि आप अवसर का लाभ उठाते हैं, तो आप प्राचीन युग की ताकतों में प्रवेश करने के लिए अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट को एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। शनाया देवयानी सेड। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। मैं यही सोच रहा था। अभी 3 महीने बचे हैं। मैं अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहा हूं, जिससे मेरा ज्ञान और ताकत बढ़ रही है। शनाया देवयानी थोड़ी अनिच्छुक थी। फिर आपको कुछ दिनों के लिए मेरे साथ जाना होगा। स्वाभाविक है, कोई समस्या नहीं। रुद्रसेन शरारती ढंग से हंसा और अपने घोड़े पर वापस कूद पड़ा। यह बदमाश, मत करो। कमरे के अंदर से शनाया देवयानी की आवाज आई। रुद्रसेन 10 दिन तक मर्सनरी शहर में रहे और इस दौरान शनाया देवयानी के साथ उनके संबंध में काफी सुधार हो गया था। ब्यूटी टाउन का हीरो का टीला। रुद्रसेन इस बात पर बहुत स्पष्ट थे। इसीलिए रुद्रसेन 10 दिन बाद अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करने के लिए उजाड़ जंगल के माध्यम से यात्रा करने की योजना बनाई। इस लंबी यात्रा के दौरान वह न केवल अपनी ताकत बढ़ा सकता था, बल्कि वह अपना ज्ञान भी बढ़ा सकता था। गड़म। एक गड़गड़ाहट ने आकाश को हिला दिया। जंगल में एक युवक एक विशालकाय बाघ से लड़ रहा था। बाघ का शरीर 100 मीटर लंबा और 70 से 80 मीटर लंबा था, जिसमें असाधारण ताकत थी। हालांकि युवक की ताकत भी असाधारण थी। बाघ से लड़ने के लिए अपनी लोहे की मुट्ठी का उपयोग करते हुए वह नुकसान में नहीं लग रहा था। यह युवक रुद्रसेन था, जो प्रशिक्षण के लिए निर्जन जंगल में प्रवेश किया था। यह पहले से ही 10वां दिन था जब उसने निर्जन जंगल में प्रवेश किया था, और शुरू से अंत तक उसने कम से कम 50 से 60 लड़ाइयों का अनुभव नहीं किया था। भयंकर जानवरों से लड़ने की प्रक्रिया में रुद्रसेन की ताकत भी तीव्र गति से बढ़ गई। इससे रुद्रसेन खुश हो गया, क्योंकि उसने पाया कि वह मार्शल मास्टर क्षेत्र के चौथे स्वर्गीय चरण में प्रवेश करने वाला था, जैसे कि उसके पास केवल एक अवसर की कमी थी। एक दौर की लड़ाई के बाद विशालकाय बाघ को पता था कि रुद्रसेन का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए वह मुड़ा और भाग गया। रुद्रसेन ने इसका पीछा नहीं किया। मुझे लगता है कि आपको उस विशालकाय बाघ को मार देना चाहिए, क्योंकि हमारा रात का खाना अभी तक तय नहीं हुआ है। कुछ दूरी पर एक विशाल चट्टान पर लेटे हुए और लड़ाई देख रहे फायर किलिन ने कुछ असंतोष के साथ कहा। मुझे उम्मीद है कि हम उस बड़े आदमी को मार सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे बहुत दूर तक ढकेलते हैं, तो यह बहुत परेशानी भरा होगा। रुद्रसेन ने कहा। रात हो गई और उजाड़ जंगल में चारों ओर अंधेरा छा गया। रात में उजाड़ जंगल बेहद खतरनाक था, क्योंकि क्रूर जानवर बेनियंत्रित भाग रहे थे। रुद्रसेन और फायर किलिन द्वारा कुछ भोजन करने के बाद वो आराम करने के लिए एक बड़े पेड़ की एक शाखा पर लेट गया। दहाड़
गहरी रात में वो धरती हिलाने वाली दहाड़ अचानक गूंज उठी। रुद्रसेन नींद से जाग गए। फायर किलिन भी कूद गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी तेज आंखों से दूर की ओर देखा। गरज, जानवर की दहाड़ एक बार फिर सुनाई दी। इस बार ये और भी भयानक था। रुद्रसेन स्पष्ट रूप से जमीन को हिलते हुए महसूस कर सकते थे। दूर के पहाड़ भी हिल रहे थे। इससे रुद्रसेन के हाव भाव में काफी बदलाव आया। ये किस तरह का भयानक अस्तित्व था? एक दहाड़ पहाड़ों और नदियों को हिला सकती है? ऐसा लग रहा था कि पूरा प्राचीन उजाड़ जंगल इस समय शांत हो गया था। एक भयानक दम घूंटू दबाव पूरे उजाड़ जंगल में व्याप्त था। यहां तक कि एक बड़ी दूरी से रुद्रसेन अभी भी उस भयानक दबाव को महसूस कर सकते थे। इसने उसकी आत्मा को कंपा दिया। ये किस तरह का अस्तित्व है? ये इतना भयानक कैसे हो सकता है? रुद्रसेन ने पीले चेहरे से पूछा। अग्नि आत्मा ने कहा, मुझे डर है कि ये उजाड़ जंगल में एक जानवर सम्राट है। जानवर सम्राट, वो एक ऐसा अस्तित्व था जो उजाड़ जंगल के शिखर पर खड़ा था। उदाहरण के लिए फ्लड ड्रैगन जिसे उन्होंने पहले देखा था, वो एक जानवर सम्राट था। इस स्तर पर एक अस्तित्व एक पावर हाउस था जो 99 प्रांतों के शिखर पर खड़ा था। उजाड़ जंगल में इस स्तर पर शायद ही कुछ अस्तित्व थे, परंतु उनमें से एक में आकाश को उल्टा करने की शक्ति थी। ये अफवाह थी कि प्राचीन काल में एक दिव्य पक्षी कुनपेंग था, जो समुद्र में एक मछली और आकाश में एक पक्षी था। जब उसने अपने पंख फैलाए तो वो 3000 मील लंबा था। अपने पंखों की फड़फड़ाहट के साथ वो 87,000 मील की दूरी तय कर सकता था। ये भी अफवाह थी कि प्राचीन काल में एक विशाल दानव था जो अपना सिर उठाकर आकाश में दहाड़ता था। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में तारे भी उसकी गर्जना से गिर जाते थे। ये सभी अस्तित्व जानवर सम्राट स्तर पर भयानक अस्तित्व थे। अतीत में फायर किलिन भी इस स्तर पर एक पावर हाउस था, क्योंकि वो एक दिव्य जानवर था। बेशक फायर किलिन की दिव्य शक्ति को राक्षसी ऑर्ब ने खा लिया था और इसने अपनी सारी युद्ध क्षमता खो दी थी। भूम! उस समय उजाड़ जंगल की गहराई में अनंत लपटें आकाश में उड़ गईं। आकाश तुरंत आग के समुद्र में बदल गया। चिलचिलाती रोशनी का एक गोला धीरे धीरे आग के समुद्र से ऊपर उठा। ये चिलचिलाती सूर्य की धूप की तरह था। यह आकाश में तैरता था और पृथ्वी को प्रकाशित करता था। वो है। रुद्रसेन ने सदमे में आकाश में तैरते चिलचिलाते सूरज को देखा। उसे गहरा सदमा लगा। फायर किलिन ने कहा, यह एक जंगली जानवर है। रुद्रसेन चौंक गया। यह वास्तव में एक जंगली जानवर था। क्या यह वास्तव में वैसा ही हो सकता है जैसा फायर किलिन ने कहा था? क्या यह एक जानवर एम्परर था? कुछ ही समय बाद रुद्रसेन को सैवेज बीस्ट की उपस्थिति पर एक स्पष्ट नजर मिली। यह एक उग्र लाल क्रूर जानवर था जिसके पूरे शरीर पर कांटे थे। इसमें विशाल पंखों की एक जोड़ी थी और यह बाघ की तरह दिखता था। पहाड़ों और समुद्रों के क्लासिक ने दर्ज किया कि अरबों जंगली जानवरों में से 4 जंगली जानवर ताओती, कॉस्मिक अराजकता, बीन और कालव्याघ्रा थे। चारों जंगली जानवर क्रूर थे और भोजन के रूप में सभी जीवित चीजों को खा जाते थे। 4 जंगली जानवरों में से एक कालव्याघ्रा के पंखों की एक जोड़ी थी और यह बैल और बाघ के बीच का क्रॉस था। उसके पंजे नुकीले थे और उसका पूरा शरीर बार्ब से ढका हुआ था। जब उन्होंने सैवेज बीस्ट को आग की लपटों में देखा तो रुद्रसेन ने क्लासिक ऑफ माउंटेन सीज की सामग्री के बारे में सोचा और उनका दिल सदमे से भर गया। उन्होंने कहा, क्या यह कालव्याघ्रा हो सकता है? फायर किलिन ने सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में 4 जंगली जानवरों में से एक है, कालव्याघ्रा। यह निश्चित रूप से बीस्ट एम्ब्रस स्तर पर एक भयानक अस्तित्व है। चारों जंगली जानवरों में से प्रत्येक बेहद भयानक थे। प्राचीन युग में जब उन्होंने 4 जंगली जानवरों का उल्लेख किया तो सबकी अभिव्यक्ति बदल गई। अनगिनत वर्षों के बीत जाने पर 4 जंगली जानवर ताओती, कॉस्मिक अराजकता, बीन और कालव्याघ्रा आजकल बहुत दुर्लभ थे। हालांकि कुछ प्राचीन जंगलों में, जैसे कि उजाड़ जंगल में, कोई भी उन्हें अभी भी देख सकता था, ठीक उसी तरह से जैसे जानवर एम्परर कालव्याघ्रा को जिसे आज उसने देखा था। पशु एम्परर कालव्याघ्रा उजाड़ जंगल के ऊपर उड़ा और जहां कहीं भी वह गुजरता, अनगिनत जंगली जानवर जमीन पर झुक जाते थे और डर से कांपने लगते थे। जाहिर है, वे सभी जानवर एम्परर कालव्याघ्रा से डरते थे। पूरा प्राचीन जंगल भयानक रूप से शांत था और केवल जानवर एम्परर की दहाड़ सुनाई दे रही थी। गर्जन। पशु एम्परर कालव्याघ्रा फिर से दहाड़ा। रुद्रसेन ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे अंदर तक हिला के रख दिया। पशु एम्परर कालव्याघ्रा की दहाड़ के बाद दूरी में एक पर्वत श्रृंखला अचानक ढह गई।
एक गर्जन पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर सकती है। यह एक जानवर एम्परर की भयानक ताकत थी। क्या यह जानवर एम्परर पागल हो गया है? रुद्रसेन बुदबुदाया। अंत में जानवर एम्परर कालव्याघ्र दूर उड़ गया और उजाड़ जंगल ने आखिरकार अपनी शांति प्राप्त कर ली। जानवर एम्परर कालव्याघ्र चला गया, लेकिन जंगल के जानवर अभी भी अपने डर से उभर नहीं पाए थे। पूरा प्राचीन जंगल अभी भी मौत की तरह शांत था। रुद्रसेन ने लंबी सांस ली और कहा, क्या यह जानवर एम्परर की शक्ति है? यह बहुत डरावना है। फायर किलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, इतना ऊंचा और शक्तिशाली अस्तित्व आज इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? जैसे वो हमें चेतावनी दे रहा हो। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना अजीब है, हमारे पास इस तरह के अस्तित्व को भड़काने की क्षमता नहीं है, रुद्रसेन ने कहा। फायर किलिन ने अपने पंजे लहराए और कहा, अगर मेरे पास अभी भी मेरी भगवान शक्ति होती तो एकमात्र जानवर सम्राट कुछ भी नहीं होता। मैं इसे एक ही पंजे से मार डालूंगा। फिर फायर किलिन ने अपने बारे में डींगे हाँकते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। रुद्रसेन ने इसे पहले देखा था। डींग मारने के मामले में फायर किलिन को शायद कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिला। हालांकि रुद्रसेन को फायर किलिन के प्रति सहानुभूति थी। ये वास्तव में पहले बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अब ये इतना कमजोर था कि यह पूरी तरह से गड़बड़ हो गया था। इस तरह के कॉन्ट्रास्ट ने फायर किलिन को पागल कर दिया। रात जल्दी बीत गई। बाद के दिनों में रुद्रसेन ने जानवर सम्राट कालव्याघ्र की विचित्रता की परवाह नहीं की। उन्होंने उजाड़ जंगल में प्रशिक्षण लेना जारी रखा। हर दिन रुद्रसेन चुनौती देने के लिए बेहद मजबूत क्रूर जानवरों की तलाश करते थे। रुद्रसेन के लिए यह स्पष्ट था कि उनकी ताकत कितनी बढ़ गई थी। रुद्रसेन को उम्मीद थी कि वे युद्ध के दौरान एक एपिफनी प्राप्त कर सकता है और फिर से टूट सकता है। बेशक रुद्रसेन ये भी जानते थे कि अगर वे टूटना चाहते हैं तो वे इसे जल्दी नहीं कर सकते। उसे इसे एक के बाद एक कदम उठाना था, तभी उसकी नींव चट्टान की तरह दृढ़ होगी। बैंग बैंग बैंग। एक घाटी में रुद्रसेन पर 1 दर्जन या उससे अधिक वन राक्षसों ने हमला किया था। ये वन राक्षस 100 मीटर से अधिक लंबे थे और उन्होंने पहाड़ के आकार के पत्थर लिए और उन्हें रुद्रसेन पर फेंक दिया। बोल्डर जमीन में गिर गए, जिससे गहरे गड्ढे बन गए। वन राक्षस एक बहुत ही अजीब जाति थी। उनके पास असीम शक्ति थी, वे अजेय थे और उनमें एक क्रूर स्वभाव था। रुद्रसेन ने बोल्डर को चकमा दिया और एक विशालकाय वन राक्षस के सामने पहुंचे। उसने अपनी तलवार से उस पर वार किया, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए वह विशालकाय वन राक्षस की रक्षा को तोड़ने में असमर्थ था। इससे रुद्रसेन काफी शक में आ गए। फायर किलिन ने पुकारा, ये पहाड़ी राक्षस उल्का पिंडों से बने थे। वे मूल रूप से अजेय हैं। चलो जल्दी चलते हैं। रुद्रसेन और फायर किलिन तेजी से दूर भाग गए। वन राक्षसों की दहाड़ ने आकाश को हिला दिया जब वे पागलों की तरह उनका पीछा कर रहे थे। फायर किलिन ने कहा, जल्दी करो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और सूरज को राक्षसों पर चमकने दो। रुद्रसेन ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की और तेजी से एक पर्वत शिखर की ओर भाग गए। क्रूर वन राक्षस उनका पीछा कर रहे थे। वे बहुत भयानक थे, यहां तक कि यदि कोई यिनयांग क्षेत्र विशेषज्ञ आता है तो भी उसे शायद भागना होगा। यहां तक कि एक यिनयांग क्षेत्र विशेषज्ञ भी इनके बचाव को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि यदि वन राक्षस उनके शरीर पर प्रहार करने का अवसर का लाभ उठाएं, तो मानव का मांस और रक्त का शरीर इसका सामना नहीं कर पाएगा। अंततः रुद्रसेन पहाड़ के आधे रास्ते में भाग गया। घने जंगल में सूरज चमक रहा था। सूरज की रोशनी 10 से अधिक राक्षसों के शरीर पर चमक रही थी। धाड़ धाड़ धाड़। जंगल के राक्षस गुस्से से दहाड़ने लगे। वे जल्दी से एक छायादार जगह पर पीछे हटना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज से चमकने के बाद वन राक्षस जल्दी से पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। वे अपनी जगह पर खड़े थे, दतिहीन। रुद्रसेन ने हैरानी से कहा, ये वन राक्षस पत्थर की मूर्तियों में कैसे बदल गए? फायर किलिन ने कहा, हालांकि ये वन राक्षस भयानक हैं, लेकिन उनमें एक कमजोरी है। उन्हें सूरज से चमकाया नहीं जा सकता। एक बार जब वे सूरज से चमकते हैं तो वे पत्थर की मूर्तियों में बदल जाएंगे। हालांकि जब सूरज उन तक नहीं पहुंच पाएगा तो वे वापस वन राक्षसों में बदल जाएंगे। चलो जल्दी चलते हैं, हम यहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और जल्दी से चला गया। उस रात रुद्रसेन ने दूर एक मंदिर देखा। रुद्रसेन ने आगे बढ़कर देखा कि यहाँ एक पर्वत देवता मंदिर था। मंदिर के अंदर एक पर्वत देवता था, लेकिन पहाड़ के देवता की मूर्ति बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी थी। कौन जानता था कि तब से कितने साल बीत चुके हैं। पर्वत देवता मंदिर को लंबे समय से छोड़ दिया गया था और खंडहर में बदल दिया गया था।
रुद्रसेन ने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले रात के लिए यहां आराम करने की योजना बनाई। रात हो गई। बूम! दूर से एक भयानक उतार चढ़ाव आया। आकाश में प्रकाश की 3 गेंदें दिखाई दीं। प्रकाश की एक गेंद सुनहरी रोशनी से घिरी हुई थी, प्रकाश की एक गेंद काले कोहरे से ढकी हुई थी और प्रकाश की आखिरी गेंद भूरे कोहरे से ढकी हुई थी। प्रकाश की 3 गेंदों के बीच हवा में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। प्रकाश की काली गेंद और प्रकाश की भूरी गेंद प्रकाश की सुनहरी गेंद को घेर रही थी। भयानक शॉक वेव आकाश और पृथ्वी के माध्यम से बह गए। महान युद्ध से ऊर्जा के झटके फैल गए और कई पर्वत चोटियों को कुचल दिया। यह एक धरती को झकझोर देने वाली लड़ाई थी। सुफियान, सांसारिक ज्ञानकुन तलवार कला सौंप दो, नहीं तो आज तुम यहीं मर जाओगे। काले कोहरे से एक भयानक आवाज आई। डार्क नीदर पूर्वज, यदि आप सांसारिक ज्ञानकुन तलवार कला चाहते हैं तो आओ और इसे खुद प्राप्त करो। आओ देखें कि क्या आपके पास क्षमता है। प्रकाश की सुनहरी गेंद से एक ठंडी खर्राटे आई। हे डार्क नीदर पूर्वज, ये सुफियान नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। चलो बाहर चलते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। आप सांसारिक ज्ञानकुन तलवार कला चाहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इसकी 9 यिन बॉडी विकसित करना चाहता हूं। भूरे कोहरे से एक तीखी कान छेदने वाली आवाज आई। हा 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 हा। डार्क नीदर पूर्वज, यदि आप इस सुफियान की 9 यिन बॉडी लेते हैं तो आपकी कल्टीवेशन बड़ी सफलता तक पहुंच जाएगी। अच्छा, चलो बाहर चलते हैं और इस लड़की को पकड़ लेते हैं। डार्क नीदरलैंड पूर्वज चिल्लाया। दोनों ने डार्क नीदरलैंड पूर्वज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सुफियान पर हमला करना शुरू कर दिया। भाड़! तीनों पावर हाउस शून्य में टकरा गए। यह लड़ाई बेहद तीव्र थी। कुछ दूर में पहाड़ ढह गए और जंगल के बड़े इलाके पूरी तरह से नष्ट हो गए। आकाश गिर गया और पृथ्वी फट गई। ये दुनिया के अंत की तरह था। इस स्तर की लड़ाई की विनाशकारी शक्ति बहुत बड़ी थी। अंत में सुहानी केवल एक व्यक्ति थे। पूर्वज डार्क नेदर और पूर्वज जॉयस यूनियन के संयुक्त हमले के तहत वो पूर्वज जॉयस यूनियन की हथेली से मारा गया था। उसने कौर खून उगल दिया और उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया था। जाहिर है, इस हथेली ने उसे काफी बुरी तरह घायल कर दिया था। फरहान ने अपनी तलवार लहराई और जंगल में भागने और बिना किसी निशान के गायब होने से पहले पूर्वज डार्क नेदर और पूर्वज डार्क नेदर को खदेड़ दिया। पीछा! डार्क नीदरलैंड पूर्वज और डार्क नीदर पूर्वज भयावह रूप से मुस्कुराए और जल्दी से जंगल में पीछा किया। माउंटेन गॉड टेम्पल में बारबेक्यू किए गए मांस के साथ एक अलाव था। फायर किलिन चिल्लाया, मैं भूख से मर रहा हूं, क्या तुमने अभी तक किया है? जल्दबाजी बेकार है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? रुद्रसेन ने अपने होंठ को शुद्ध किया और मांस का एक टुकड़ा फायर किलिन में फेंक दिया। फायर किलिन ने अपना मुंह खोला और चबाने लगा। फायर किलिन ने मांस को चबाते हुए चिल्लाया, मैं अनाज भगवान के स्तर तक नहीं पहुंचा हूं। वास्तव में मेरी देवी शक्ति को राक्षसी और द्वारा निगल लिया गया है, इसलिए मुझे अपने शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए और भी खाने की आवश्यकता है। फायर किलिन हमेशा अपनी लोलुपता के लिए 1000 बहाने लेकर आ सकता है। घड़घड़ाहट! बाहर अचानक गड़गड़ाहट सुनाई दी, फिर काले बादल छा गए। रुद्रसेन ने कहा, मुझे डर है कि बारिश होने वाली है। माउंटेन गॉड टेम्पल में हवा का एक झोंका चला। हवा से अलाव लगभग बुझ गया था। रुद्रसेन को ठंड लग गई और वो कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, कितनी भयावह हवा है। फायर किलिन ने कहा, यह एक भयावह हवा है, सामान्य हवा नहीं है। हालांकि ये सामान्य है, कौन जानता है कि जंगल में कितने जीव मर गए हैं, इसके लिए एक भयावह हवा बनाना अजीब नहीं है। सनसनाहट! कुछ ही देर में भारी बारिश होने लगी। रुद्रसेन और फायर किलिन ने बाहर घनी बारिश को देखते हुए बारबेक्यू किया हुआ मांस खाया और शराब पी। ये एक बरसाती रात थी। जंगली जंगल बहुत शांत था। सनसनाहट! अचानक एक सफेद आकृति माउंटेन गॉड टेम्पल में चमक उठी। रुद्रसेन चौंक गया और उसने ऊपर देखा। उसने पाया कि यह सफेद कपड़े पहनने वाली एक महिला थी। वो लंबी और उत्कृष्ट थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वो ये नहीं देख सकती थी कि वो कैसी दिखती है, लेकिन उसकी बर्फ सफेद त्वचा, उसकी आकर्षक आंखों और उसकी सुंदर भौहों से ये महिला एक अद्वितीय सुंदर होनी चाहिए। ये महिला कोई और नहीं बल्कि सुहानी थी, जो पूर्वज यादव और पूर्वज कॉन्कॉर्ड से लड़ती चोटों के साथ बचकर आई थी। सुहानी ने रुद्रसेन और फायर किलिन के अजीब संयोजन को कुछ आश्चर्य से देखा। ये देखकर कि एक युवक और एक अजीब आत्मा जानवर था जिसमें कोई ताकत नहीं थी, सुहानी को राहत मिली। वह किनारे पर बैठ गई
एक चीनी मिट्टी की बर्तन की बोतल निकाली, उसमें एक गोली डाली और उसे निगल लिया। सुहानी पालथी मारकर बैठ गई और जल्दी से गतिहीन होकर ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर गई। उसके शरीर में हल्का उतार चढ़ाव आया। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि इस महिला को गंभीर रूप से घायल होना चाहिए, इसलिए वह उपचार शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। रुद्रसेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सुहानी की खूबसूरत आकृति को देखा। वह वास्तव में बहुत प्रभावशाली थी। उसके पास विशाल स्तनों की एक जोड़ी थी, जिससे उसके कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे वे फटने वाले हों। रुद्रसेन ने चुपके से उनके स्तनों की तुलना शनाया देवयानी के स्तनों से की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनमें से कौन सा बड़ा था। सौभाग्य से सुहानी को रुद्रसेन के गंदे विचारों के बारे में पता नहीं था, अन्यथा उसने इसको थप्पड़ मारकर मार डाला होता जिसने उसके बारे में कल्पना करने की हिम्मत की थी। चिल्लाना। रात के उत्तरार्ध में माउंटेन गॉड टेम्पल के बाहर से एक तेज, कान छेदने वाली चीख आई। आ! सोते हुए रुद्रसेन जाग गए। उसने अचानक अपना सिर गले में ले लिया और दर्द से चिल्लाया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा फटने वाली है। जल्दी से अपनी सुनाई को सील कर दो। फायर किलिन की अभिव्यक्ति बदल गई और चिल्लाई। रुद्रसेन ने अपनी सुनाई को सील करते हुए प्राचीन ड्रैगन्स क्यू हाथी कला को जल्दी से प्रसारित किया। तभी उसे बेहतर महसूस हुआ। सुहानी जो ठीक हो रही थी, आवाज से मारा गया था। उसे एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और उसने एक घूंट खून उगल दिया। उस खूबसूरत खून ने उसकी बर्फ के सफेद पोशाक को लाल रंग में रंग दिया। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और उसका शरीर कमजोर था। जाहिर है, इस बार की प्रतिक्रिया उसके लिए बहुत हानिकारक थी। यह एक ज़ॉम्बी है। छोटे भाई, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं भविष्य में तुम्हें निश्चित रूप से चुकाऊंगी। सुहानी की कमजोर आवाज सुनाई दी। ज़ॉम्बी? रुद्रसेन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। पर्वत और सागर शास्त्र के अनुसार लाशें राक्षस थे जो मरने के बाद कुछ पावर हाउस की नाराजगी से बने थे। उनके शरीर जहरीले और अजेय थे। यह एक बहुत ही भयानक दुष्ट प्राणी था। रुद्रसेन ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। वह खड़ा हुआ और सुहानी को उठने में मदद की। वह जल्दी से मंदिर से बाहर निकल गए, लेकिन उसी समय बाहर से एक भयानक गंध आई। यह घृणित थी। सड़ी हुई गंध वाली एक लाश अंदर आई। इसमें सड़े हुए मांस जैसी गंध आ रही थी। रुद्रसेन ने सुहानी की ओर देखा। उसने मंदिर में देखा कि एक पुरुष और एक महिला बारिश से बच रहे थे। महिला पीली पड़ गई थी और वह अपनी आंखें बंद करके अलाव के सामने बैठ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह स्वस्थ हो रही थी। वही सुहानी थी। वह आदमी जिसने सुहानी को बचाया था, वही था। यह स्पष्ट था कि वह रुद्रसेन की जान लेना चाहता था और एक भयानक हत्या का इरादा उसकी ओर बढ़ रहा था। उसी समय सुहानी ने अपनी आंखें खोली और कहा, नज़ीर, वह सिर्फ एक साधारण किसान है, उसे जाने दो। नज़ीर नाम के किसान ने सिर हिलाया और अपनी हत्या का इरादा वापस ले लिया। उसने रुद्रसेन की ओर ठंडे स्वर में देखा और कहा, बाहर निकलो। लानत है। रुद्रसेन को इसको थप्पड़ मारकर मार डालने की इच्छा थी, लेकिन उसकी साधना नज़ीर से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसने अपने दांत पीसे और फायर किलिन के साथ मंदिर से बाहर निकल गया। बाहर भारी बारिश हो रही है, अंदर आओ और शरण लो। सुहानी ने कहा। रुद्रसेन को लगा कि सुहानी एक अच्छा इंसान है। वो और फारिकलिन मंदिर लौट आए, लेकिन उन्होंने देखा कि नजीर की ठंडी आंखें रुद्रसेन को धमकी से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रुद्रसेन को हाथापाई करने के लिए कहना चाहता हो। क्या मैंने आपको पहले देखा है? सुहानी ने रुद्रसेन की ओर देखा। रुद्रसेन का दिल कांप उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि सुहानी ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया था जब वो उसके ऊपर से उड़ गई थी? इस स्तर की विशेषज्ञ वास्तव में भयानक थे। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। मुझे ऐसा लगता है, रुद्रसेन ने कहा। सुहानी ने थोड़ा सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। यह स्पष्ट था कि उसकी वर्तमान स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी। वो पूर्वज यादव जैसे शक्तिशाली अस्तित्व द्वारा मार दी गई थी, इसलिए उसके लिए थोड़े समय में ठीक होना मुश्किल होगा। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि वो बाद में पूर्वज यादव और अन्य दो से भिड़ेगी। जब वे चले गए तो सुहानी के कपड़े क्षतिग्रस्त नहीं थे, लेकिन उसकी बाईं आस्तीन फटी हुई थी। वो एक गहन लड़ाई से गुजरी होगी जिसने उसकी चोटों को और खराब कर दिया था। सुहानी, स्पिरिट जड़ी बूटियों से बना कुछ सूप पिएं। या यहां से मृत्यु की आभा को बाहर निकाल सकता है और इसे आपके शरीर में प्रवेश करने से रोक सकता है।
जैसे ही नजीर ने बात की, उसने अलाव के ऊपर से जार को नीचे ले लिया और सुहानी के लिए औषधीय सूप का एक कटोरा डाला। रुद्रसेन और फायर किलिन ने भी इसे महसूस किया था। रुद्रसेन मन ही मन बुदबुदाया। वो भी कटोरा पीना चाहता था। नजीर ने वास्तव में रुद्रसेन के लिए कटोरा डाला, जिससे रुद्रसेन अतुल्य रूप से आश्चर्यचकित हो गए। रुद्रसेन इसे पीने वाले थे, लेकिन फायर किलिन रुद्रसेन के पीछे छिप गए और अपने पंजों का इस्तेमाल रुद्रसेन की पीठ पर एक शब्द लिखने के लिए किया, जहर। रुद्रसेन का रंग थोड़ा बदल गया। फायर किलिन एक उच्च स्तरीय कीमियागार था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह जहरीला है या नहीं। रुद्रसेन ने जल्दी से कटोरा नीचे रख दिया। ये देखकर कि सुहानी इसे पीने वाली है, वो उत्सुकता से बाहर पहुंचा और सुहानी की कलाई पकड़ ली। सुहानी ने रुद्रसेन को कुछ गुस्से से देखा, ये सोचकर कि रुद्रसेन उसका फायदा उठाने जा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? नजीर ने ठंडे स्वर में कहा। आह, मैंने देखा कि एक छोटा सा बग अंदर गिर रहा है। इसे फेंक दो, मैं परी के लिए एक नया कटोरा डाल रहा हूं। रुद्रसेन ने कटोरा सुहानी के हाथ में डाल दिया। वो अलाव के सामने आया और जार को अलाव के ऊपर लात मारी। जार सीधे फट गया और अंदर को औषधीय तरल बाहर निकल गया। तरल जमीन पर टपक गया, अप्रत्याशित रूप से झाग बन गया। बव्वा, तुमने मेरी योजनाओं को बर्बाद कर दिया है। नजीर का रंग बहुत बदल गया और एक धाड़ के साथ उसने सुहानी की ओर एक पहली प्रहार किया। जाहिर है कि वो ये भी जानता था कि उसे पहले सुहानी को मारना होगा और रुद्रसेन जैसे किसी से भी निपटना नहीं होगा। भाड़ में जाओ, रुद्रसेन ने उपहास किया। ब्लैक ड्रैगन तलवार निकाली और अपने हाथ में कीमती तलवार लेकर नजीर की ओर वार किया। नजीर का रंग अचानक बदल गया। यदि वो सुहानी पर आक्रमण करने पर जोर देता तो वो निश्चित रूप से रुद्रसेन की तलवार से मारा जाता। नजीर के पास पीछे हटने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। हालांकि सुहानी ने पहले ही प्रतिक्रिया की थी और हमला कर दिया था। हालांकि वो घायल हो गई थी, लेकिन फिर भी उसकी ताकत वहीं थी। उसने नजीर की ओर हथेली पर प्रहार किया। नजीर उदास लग रहा था और ये देखकर कि वो चकमा नहीं दे सकता, उसने भी हमला कर दिया। जब सुहानी नजीर को उलझा रही थी तो रुद्रसेन ने चुपचाप नजीर की पीठ को तोड़ दिया और अपनी तलवार से उसकी छाती को छेद दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।